बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अहम 3-4 चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं और बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। पहले तारुफ करते हैं, फिर बातचीत आपको बताता हूँ हमने क्या करनी। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। पॉलिटिकल और दिफाई मामला के ऊपर आपका तजिया बड़ा बेलाग। AVM शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ PJ मीर साहब मौजूद हैं और आपके बहुत सारे तारुफ हैं, आप जानते हैं PJ मीर साहब को, हम सब जानते हैं, तो आपका तजिया भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होगा। मामला जो है, एक तो NA 249 जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार रही है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही थी तो मैं हैरान हो रहा था कि ये वहाँ से इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो मकामी लोगों से, मकामी सहाफ़ियों से और वहाँ रहने वाले मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं जीत सकती। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और उस हलके के लोगों के अंदर दोबारा कोई रब्ता ही नहीं हुआ 2018 के बाद, और रब्ता ना होने के बराबर था। उन्होंने मुल्कर लोगों की तरफ देखा ही नहीं। और ये हाल सिर्फ एक इस हलके में नहीं है, 4-5 और हलके हैं जिनमें अली ज़ैदी साहब का कहा जा रहा है कि वो भी अपना इलेक्शन हार जाएंगे अगर अभी करवा लें आप। फिर एक कैप्टन जमील साहब हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो भी इलेक्शन करवा लें तो अभी हार जाएंगे आप। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो एनालिसिस मैंने कराची से इकट्ठा किया था, उसमें आधी से ज़्यादा सीटें वो अब हार जाएंगे अगर इन हालात में इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में कोई हवा चल जाए तो वो एक अलहदा बात है, तो मोमेंटम बन जाए तो वो एक अलहदा बात है, या कुछ कराची वालों के लिए ये कर दें आने वाले 2.5 साल में तो वो अलहदा बात है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नहीं है। दूसरी एक और जो अहम चीज़ है वो बशीर मेमन साहब के मामला के ऊपर इमरान खान साहब ने बिल्कुल डिनाइल में चले गए। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं और मैंने कभी उसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहा नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बशीर मेमन से इमरान खान साहब जो गलत काम करवाना चाहते थे वो बशीर मेमन के जाने के बाद वाजिद ज़िया से इमरान खान साहब ने क्यों नहीं करवाए। बड़ा सवाल तो ये है, एक बंदे को निकाला कि तुम मेरा ये काम नहीं कर रहे, दूसरे बंदे को लाए तो दूसरे बंदे से वो काम क्यों नहीं करवाया, वो काम तो अब तक हुआ ही नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल बशीर मेमन के खिलाफ यहां पे खड़ा हो जाता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब चीज़ें और सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक फैसला किया है कि भारत के साथ मुज़ाकरात किए जाए और ये पहली मरतबा एक नए रुख की तरफ लेके जाना चाहती है मामलात को। क्या ये पाकिस्तान को सूट करेगा, ये बहुत अहम है। इसके ऊपर भी बात करनी है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि 2 सीनियर दिफाई तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं शहजाद चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं। आपके ख्याल में 249 में क्या हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या ये ड्यू था, उनके साथ ये होना था? क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूं कि अगर पंजाब में इलेक्शन करवाएं अभी आप बल्दियाती, तो उस्मान बुज़दार साहब वाइट वॉश कर देंगे हारने में। हाँ, मैं ये आपकी इब्तदाइया तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन आपका सवाल मैंने सुन लिया। मेरी अपनी नज़र में 2 चीज़ें हैं जो कि PTI के लिए वहाँ पर मुश्किल बनी कराची में। एक तो ये कि उनका जो वोटर बेस था या जो वोट बेस था वो कोई इतना गहरा या डीप नहीं था। ये सिर्फ पिछले इलेक्शन में ही आपने देखा कि कराची में उनकी कोई जगह बनी थोड़ी बहुत, और गो के उसमें इमरान खान का और PTI का जो एक वो जो वेव थी उसकी वजह से वहाँ पे एक इफेक्टिवली कराची के अंदर आपको बहुत सारी सीटें मेजॉरिटी उनकी नजर आई। लेकिन इस दौरान में वो जो गहराई पैदा करनी चाहिए थी, अपने आप को एंट्रेंच करना चाहिए था, अपनी जगह बनानी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। लोगों से लाताल्लुक तो ये था, ठीक है, लोगों से लाताल्लुकी समझे, यानी वहां पे अगर कुछ करते तो लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाते। जहां पर MQM खाली छोड़ गई थी, जहां पर PPP अपना काम नहीं कर रही थी, वहां पे PTI के लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड था, लेकिन वो नहीं, उससे फायदा नहीं उठा सके। दूसरी चीज मेरा ख्याल है कि इसके अंदर गो के वो माशाल्लाह अभी तो पता नहीं दोबारा वजारत पे आए या नहीं, लेकिन फैसल वोडा साहब का अपना एक जो रोल था एज ए MNA बिलोंगिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, या इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए अगर बिलोंग नहीं करते थे तो वो भी कोई खास तौर पे वहां पे काम नहीं कर सके। इसमें ना सिर्फ कि उनका कोई कसूर है, बल्कि कराची के या सिंध के आम मामलात का भी कसूर है कि वहां पर कराची को इस वक्त बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर आप देखेंगे, और शायद इसमें PPP को कुछ फायदा मिले कि चूंकि वहां के लोग डिसअपॉइंट हो गए PTI से इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर से वहां पर सियासी मैदान खुल गया है। क्योंकि वहां पर अगर PTI अपना काम कर पाती तो जगह बना पाती, तो PPP ने जो वहां पे अटेंशन नहीं दी, उसने उसको उनके नीचे से जमीन खींच ली PTI के नीचे से। तो ये 2 वजूहात मेरी नजर में नजर आती हैं कि PTI की। और तीसरा ऑफ कोर्स एक जनरल अमूमी तासुर है कि PTI कोई महंगाई का आम मामला है और कि वो अपना काम बेहतर तरीके से PTI अपनी हुकूमत में नहीं कर पाए। ठीक है जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, ये तो बाकी हल्कों के बारे में कराची से ये रिपोर्ट है कि अगर वहां पे भी अभी इलेक्शन हो जाए, जहां से कुछ वज़रा भी हैं,
अली दैदी साहब का नाम लिया एक दोस्त ने, उन्होंने कहा जी आप अभी इलेक्शन करवाएं, वहां पे भी हालत अच्छी नहीं है, वो भी खरामा खरामा 2-4 दफा ही अपने हल्के में गए हैं। तो ये जो गैप है, ये वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपको याद होगा इनको तो कभी कैंप लगाना ही नहीं पड़ा था, लोग अपनी जेब से इनके कैंप लगाते थे, खुद तहरीक इंसाफ को नहीं पता होता था कि उनकी कंपेन कौन कौन कर रहा है, क्योंकि बेशुमार नौजवान लड़के लड़कियां निकले थे। इस मरतबा उनको टेंट लगाने के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे, पैसे दिए हुए थे टेंटों वालों को, बंदे नहीं मिल रहे थे, वो कॉल लीक हुई है। तो सर ये दुर्गत बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची में, रीजन आपके ख्याल में क्या है? देखिए, रीजन सबसे बड़ा तो पीटीआई खुद है इसमें। खान साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत इख्तियार नहीं की, और जिस नतीजे में आप देख रहे हैं कि पार्टी का शिराजा बिखरता जा रहा है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि पंजाब में भी किसी सीट पर इलेक्शन करा लें तो शायद ही कोई जीत पाए। अपनी जो पोजीशन है, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पर जो जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन पंजाब में मुश्किल होगी। और उनको इस दफा केपी में जाएंगे जब, तो वहां पे भी शायद इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि केपी की तारीख में पहली दफा है कि 2 दफा लगातार एक पार्टी जीत कर आई है इलेक्शन में। उसकी वजूहत एक तो पार्टी का ऑर्गेनाइज ना होना है, दूसरा सबसे बड़ा जो परसेप्शन थी पीटीआई के बारे में, पीटीआई एक तब्दीली लेके आएगी, और तब्दीली वो होगी जो अवाम की बेहतरी के लिए होगी, जहां पे जो इंट्रेंच सिस्टम है उससे हम बाहर निकल सकेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई भी आहिस्ता आहिस्ता वहीं दोबारा वापस जाके पहुंच के खड़ी हो गई है, और वहां पर भी जो इनकी तब्दीली का जो एक, जिसमें हम सब ने इनका सपोर्ट किया था, मैंने बहुत सपोर्ट किया था इनको, मेरा अपना ख्याल ये था कि शायद ये कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ के नाकाम हुए बल्कि उसमें और ज्यादा देख रहे हैं कि जो स्टेटस को है ये उसी के साथ मिलते हुए जा रहे हैं। तो जो आम नौजवान तबका था, जिसको उनका ये क्रेडिट था कि जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको लेकर आए थे ये बाहर पहली दफा शायद पीटीआई तारीख में, वो इनसे मायूस होने के बाद वो वापस चला गया है और वो लाताल्लुक हो गया पीटीआई से। और मेरा डर ये है कि वो अगर इस सियासत से भी लाताल्लुक हो गए तो पाकिस्तान फिर उसी जगह पे चला जाएगा जो आज से 5-7-10 साल पहले था, जहाँ पर जो एस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं वही चलेंगे, वो अच्छे हैं बुरे हैं उसी के साथ पाकिस्तान को गुजार करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया तो है ही है, बहसीयत मजमूई अपनी सियासत के लिए मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि क्या हम अवाम को, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम में, उनको इंटरेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं पीजे मीर साहब, आपके ख्याल में लगातार हारते चले जाना ज़िमनी इंतखाबात, उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? देखें, अगर तो हम पॉलिटिक्स को ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करते हैं, हारना जीतना लगा रहता है, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है? आप पॉलिटिकल ट्रेंड देखें और पॉलिटिकल इलेक्शनियरिंग ट्रेंड देखें। जब भी आप देखो महंगाई होती है, वो जो आपका आम आदमी है वो दूसरी साइड पे टिल्ट कर जाता है और वो दूसरों को वोट दे देता है। जिस तरह इन्होंने इन रिवर्सल पीटीआई को वोट दिया था, ये तंग आ गए थे पीपीपी से, पीएमएलएन से, इनका जो डिसेंटिंग वोट था वो पीटीआई को आ गया। अब आज ये जो मैनेजिंग आप कह लो कि प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज महंगाई इतनी बढ़ गई है, वही वोट वो रिवर्स में दोबारा उधर चला गया। ये हमारा पॉलिटिकल ट्रेंड है। हम हैं वो JJUN वाले, जेड़ा जिते ओदे नाल। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इसको लॉन्ग टर्म पे क्यों नहीं देखते। इसको जमहूर को तो बड़ी ये वो है तकलीफ है कि जमहूर की आवाज आनी चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए, बट दैट इज नॉट द वे। हम हर चीज को एक बड़ा एक हेडोकिज्म पे और एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग पे करते हैं, और यही आपका एक आम आदमी भी करता है। ये जब पावर से बाहर होता है वो कहता है मैंने काम करना है, ये देखो जी काम नहीं कर रहे। जब वो पावर में आते हैं वो काम कोई नहीं करता। द क्वेश्चन इज, हम ओवरऑल फेलियर की बात कर रहे हैं कि आपकी जब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपने उसमें डिलीवरेंस देनी होती है, डिलीवरेंस मोड के ऊपर। हमारा डिलीवरेंस मोड नहीं है, हमारा मोड है जस्ट टू गेट इन पावर। सर आप इसको जर्नलाइज कर रहे हैं, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि सिर्फ मुझे बताएं पीटीआई के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे लगातार हारते चले जाने के। देखें, इस पे बिल्कुल एक आप कह लो कि एक मॉरल इफेक्ट तो होगा कि देखें एक जीती हुई पार्टी एक बड़े अच्छे स्लोगन से आई, करप्शन खत्म किया या करने की कोशिश की, अगर ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और साथ देखिए ना एक इमरान, एक चीज तो आप ऑब्जर्व करें, इस गवर्नमेंट को आप जो जिस तरह मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन ये जो कोविड है जिसका कोई किसी के साथ ताल्लुक नहीं, इसने आके इस गवर्नमेंट को काफी झटका दिया है और मैं इसको धचका भी दिया है। अब इसकी वजह से फिर उसके बाद आपकी एक मूवमेंट हो जाती है, वो मूवमेंट ये इंस्टेड ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम्स, ये उनको काउंटर करना शुरू कर देते हैं। दे शुड रिमेन द गवर्नमेंट, नॉट
काउंटरिंग द ऑपोजिशन कि तुम ये दे शुडंट बिकम द ऑपोजिशन देमसेल्व्स। इनको चाहिए तुम काम करते रहो, ऑपोजिशन इसका ओपिनियन है, वो ओपिनियन अपना देते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम अपने काम डिलीवरेंस करो। ये मैं समझता हूं यहां आप थोड़ा स्लिप अप हो गए हो, इसको आप अभी भी रिकूप कर सकते हो, आपके पास ये पूरा साल पड़ा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज पता क्या सर, इंटरेस्टिंग ये है कि आज ही खबरें आई अखबारात में बैनुल अक़वामी सतह पे कि पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, जो अरबों का सबसे मकबूल प्रोग्राम है अल जजीरा का, उसमें पर्सनैलिटी ऑफ द वीक इमरान खान है। यानी अभी आपको अमेरिका तारीफ कर रहा है जी, आप सुनामी जो ब्रिलियंट रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम किया है, फलां खारजी मामला बड़ा अच्छा किया है, ये बड़ा अच्छा किया है, और इस्लामोफोबिया के ऊपर अच्छा काम कर। बट सेम टाइम में पाकिस्तान के अंदर ये मसला नहीं है। पाकिस्तान में, मैं एवीएम शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान में मसाइल मुख्तलिफ हैं और वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं खान साहब, या वो टीम उनकी परफॉर्म करके नहीं दे रही। अच्छा इमरान, मैं इसमें एक शायद अजीब सी बात करने लगा हूं, लेकिन मेरी नज़र में काफ़ी हकीकत के करीब है। वो ये कि इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर आप चीज़ एक डायकोटमी नोट करेंगे और शायद पैराडॉक्स लगे कि इमरान खान एज ए लीडर आज भी एक पसंदीदा तरीन शख्सियत है। ठीक है, शख्सी तौर पर आज भी शायद सबसे पॉपुलर तरीन लीडर होंगे या पॉपुलर तरीन इंसान होंगे पाकिस्तान के, और लोगों का एक ख्वाहिश भी होगी इनके साथ अटैच होने के लिए। एट द सेम टाइम इनकी जो गवर्नमेंट है वो शायद पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में कमजोर तरीन गवर्नमेंट, जिसको के गवर्नेंस का, जिसे कहते हैं, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रही, और बिल्कुल ABC भी गालिबन लगता है कि कई दफा ये लोग नहीं जानते, ना इकोनॉमी की, ना गवर्नेंस की। ये पर्सनैलिटी इस बोझ को कब तक उठा पाएगी? मेरा ख्याल है कि पर्सनैलिटी की वजह से ये बोझ अभी तक चल रहा है। और जब देखिए, मैं आपको एक और बताऊं कि मेरा ख्याल है शौकत तारीन साहब का जो चेंज ओवर है ना, मेरी नज़र में, आई मीन सियासी तौर पर मेरे बाकी बहुत काबिल साथी बैठे हैं, वो इससे बेहतर तजिया मुझसे कर सकेंगे, लेकिन मेरी नज़र में ये जो शौकत तारीन साहब की प्लेसमेंट है, इसके पास साल या एंड ऑफ द ईयर या एक और साल, 1 फाइनेंशियल ईयर है। इसमें अगर कुछ चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं तो हो जाती हैं, वरना हो सकता है कि खान साहब खुद अपनी शख्सियत को लेके आगे ना चल सकें, यानी ही मे नॉट बी एबल टू कैरी हिज ओन शख्सियत। किस्सा पारीना बन जाए। सर मुझे जरा एक और टॉपिक पे आना है, जरा क्विकली आप तीनों मुझे बताएं कि सर व्हाट इज बशीर मेमन। सर आप इसे शुरू करते हैं शहजाद चौधरी साहब, ये क्या है? यानी बशीर मेमन ने जो मिशन बताया था इमरान खान ने कि बशीर मेमन से मैंने करवाना है, देखिए मिशन था जो इमरान खान ने बशीर मेमन से करवाना था, बशीर मेमन को निकाल दिया, वाजिद ज़िया आ गए। वो मिशन तो वाजिद ज़िया से भी नहीं करवाया। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वो काम फिर वाजिद ज़िया से करवा लेते। देखिए, मतलब कि टू बी मोर प्रिसाइज और फैक्चुअल होने के लिए हमें ये ख्याल रखना है कि बशीर मेमन साहब की रिटायरमेंट एनीवे ड्यू थी वेरी सून, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ अपनी छुट्टी वुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ था, और उस वक्त फिर हुकूमत जो थी उसने गालिबन दूसरे बंदे को लाने के लिए उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भिजवा, रिपोर्ट करना का कह दिया, जो कि जिसको कि हमारे यहाँ एक रिमूवल समझा जाता है, लेकिन इसको बेइज्जती समझते हैं ब्यूरोक्रेट। हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग टाइमिंग्स हैं कि ये इनका ज़हूर होना इस तरीके से, और जिस तरीके से वो ITV पे आए हैं। और देखिए, पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ गैर दिलचस्प नहीं होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट को हम देखते रहते हैं अगले चंद दिनों में। कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए ना, बहुत सारे इदारे हैं, कुछ इदारों में भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मेमन साहब के भी सामने एक आए हैं सामने। तो लेट्स सी कि ये ऊंट 3-4 मिल के एक बड़ा ऊंट जब बनेगा तो किस करवट बैठता है। मेरा अपना ख्याल यह है कि दी पॉलिटिकल गेम, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये खुल रहा है। लेट मी लीव इट। इसमें जनरल गुलाम साहब, ये ऐसा लगता है जो एवीएम साहब कह रहे हैं कि ये कोई इट्स पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बहुत सीधा सीधा है जैसा दिखाई दे रहा है। आपको इसमें से क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को लेके आता हूं। इसमें बशीर मेमन साहब को लेके आई थी पीस पार्टी, जो अपना नून लीग लेकर आई थी। हाँ जी, ठीक है। और बशीर मेमन साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ और खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ केस बनाने में बड़ा मेन रोल प्ले किया था। हाँ जी, बिल्कुल। और उस वक्त पीस पार्टी बड़ी नाराज भी थी जब ये आए हैं यहाँ पर। उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने है। पर मुझे 2-3 चीजें, मैं कल इत्तेजाज साहब की बातें सुन रहा था, मैं जो कानूनदान तो नहीं हूँ और वो हमारे बड़े कानूनदान हैं, उनकी 2-3 चीजें बड़ी पते की बात की। उनका एक तो ये जो बात कर रहे थे
सब कुछ एक लग रहा था कि रिहर्स करके आराम से बड़ी तेजी से बात कर रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है, हम भी बात कर रहे हैं अपने, हालांकि अपने आइडियाज पेश कर रहे हैं, तो हमें भी सोच के थोड़ी देर थोड़ा वक्फा लेके बात करनी पड़ती है, लगे हुए थे उसमें। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि अगर यही काम उनसे करवाना था तो फिर वाजिद ज़िया साहब से क्यों नहीं करवाया। और तीसरा ये है कि ये उस वक्त क्यों सामने आया है जिस दिन अदालत उस्मा का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हाँ बिल्कुल। अजीज साहब का, अगर ये फैसला अजीज साहब के खिलाफ होता तो बशीर मोहम्मद साहब कभी ना बोलते। ये मेरा अपना एक तजिया है इसमें। अब जो बोले हैं तो कोशिश सब यही है कि ये मिल मिला के इसी तरीके से इमरान खान साहब के बारे में जो हम सब का उसमें जानबी भी है कि वो शायद चीज़ों को संभाल लें, उनको उनके रास्ते में जो रोड ब्लॉक खड़े करने की कोशिश की जा रही है, ये सियासी है ये मामला। और जब हक़ाइक़ खुलेंगे इसमें सामने आएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी इसमें से। और इतना सादा मामला नहीं है कि बशीर मेमन साहब की स्टेटमेंट है और सब हम इसको खड़ा कर शोर मचाना शुरू कर दें। और अगर यही करना होता तो ज़िया साहब ज़्यादा सूटेबल थे, उनके खिलाफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था जब पनामा के बारे में उन्होंने जो भी इंक्वायरीज की थी उसके बारे में, तो वो उन्होंने नहीं किया। ना ही कोई बात हुई, ना ही कभी इससे पहले कोई बात हुई है कि FIA ने कोई जबरदस्त किस्म केस बना के खड़े करती है। FIA को तो मेरा ख्याल एक्टिवेट ही शायद पहली दफा भी किया है जब ये शुगर माफिया का जो केस सामने आया है। इसलिए मैं तो ज्यादा इस चीज को क्रेडिट देने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये भी साहब, आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इसके अंदर अपने आप को फंसा लेना चाहिए या इस मामले को ऐसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जितनी इसकी इंक्वायरी करेंगे इसके बीच में घुसेंगे। उन्होंने डिनाइल में तो आ गए, उन्होंने कहा जी हमने किए ही नहीं और ये साबित नहीं हो सकता और हमने ये लीगल नोटिस भेज दिया है। इतना काफी है या इसका पूरा प्रोब किया जाए, इसके अंदर घुसा जाए? क्योंकि ये तो फिर सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितनी मैक्सिमम अंगेज हो इस तरह की चीजों में, करो इनको। इमरान, हम बन गए हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अकाउंटेबिलिस्तान। हर जगह अकाउंटेबिलिटी, हर जगह एहतसाब, हर जगह इंक्वायरी, हर जगह आप देख लो कि वो एक एक्यूजेशन है और डिफेंस है। हर जगह हो रहा है। आई थिंक यू शुड लीव इट। FIA का हेड आपने देख लिया है, वसीम अहमद से आपने देख लिया, कलीम इमाम से आपने देख लिया, वाजिद ज़िया से आपने देख लिया, ये बशीर मेमन से आपने देख लिया। ये पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के ये विक्टिम्स हैं सारे। ये जिस FIA का हेड को लगाया को किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। ये आपके सामने हिस्ट्री है। द क्वेश्चन इज, जब तक आप इनको अकेला नहीं छोड़ोगे और या आप कोर्स करने की कोशिश करोगे, ये बैकफायर कर रहा है। तो टू योर क्वेश्चन, जस्ट लीव इट, जस्ट गेट ऑन विद इट। आप जितना करोगे, और याद रखें ये जो अभी 53 आदमियों के नाम दिए हैं FIA के अंदर जिनको निकाल दिया है, ये क्या निकले हैं या नहीं निकले हैं? क्या हेडलाइन ही बनी है? मीर साहब, ये जो नए जजेस की तैनाती हुई है, ये जो नए जजेस की नॉमिनेशन हुई है, तैनाती हुई है, इस पे भी सोशल मीडिया के ऊपर क्या भूचाल है? आपको पता है कि वो लोग रिश्तेदारियां निकाल रहे हैं कि ये फलां के, ये फलां के, और लोग ये तक बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यानी एफिलिएशन। ये क्या चल रहा है सर? हमारे यहाँ पे चीजें सीधी सीधी चलती, सारा कुछ ही पॉलिटिसाइज हो गया। हर चीज है इमरान। आप PIA को देख लो, पाकिस्तान स्टील मिल्स को देख लो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को देख लो, PTV को देख लो, हर जगह तो आप यही आपका ड्रामा चल रहा है हर जगह। ये जो उधर का है, वो एक गवर्नमेंट आती है एक दूसरे को निकाल देती है, उसका आता है वो आपका कोर्ट रूलिंग आ जाती है। अब आप देख लें इस वक्त आपके कोर्ट्स, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते। उन्होंने कह दिया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी कर दिया। तो अब एंड में सवाल आएगा जो आम आदमी भी पूछेगा, जनरल साहब भी बैठे और अपने AVM साहब भी बैठे। अब आप मुझे बताओ, तो फिर नेक्स्ट टाइम आर्मी आएगी तो फिर आर्मी भी अकाउंटेबल नहीं होगी। याद रखें आप, एवरीबॉडी हैज टू बी अकाउंटेबल। तो हम एक जगह अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, दूसरी जगह कॉन्ट्रडिक्शन दे देते हैं। अच्छा चले, मैं एक छोटी सी चीज, सर मुझे थोड़ा सा आप अगर हाँ या ना करें ब्रेक से पहले, फिर बाद में डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। मैं आप ही से शुरू करूंगा। इस मुल्क में अब लोगों के अपने अपने जज, अपने अपने सहाफी, अपने अपने जर्नैल और अपने अपने ब्यूरोक्रेट हैं, और अगर दूसरे का आ जाए तो एतराज करते हैं, अपना आ जाए तो सच बिस्मिल्लाह। सर ये सच है? अब ये दिस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी। क्यों? वो दूसरे अपने लिए ठीक है लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। जनरल साहब ये सच है। ये अब इस जगह हम पहुंच, साहब यहां तक पहुंच गए। मैं जनरल साहब बता दें, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। फिर मैं चाहता हूं कि मैं जब रिटायर हो रहा तो मेरे एक अजीज ने मुझे मशवरा दिया था कि सर आप अपने एक मदरसा खोल लें। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहता वो आपकी फौज बन जाएगी, आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी वो लोग सारे। वाह। तो जत्थाबाजी तो पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है। और फिर आपने जो आइन की जो सूरत हाल जिस खूबसूरती से बिगाड़ के हम बैठे हुए हैं, 18 को ले लीजिए, 19 अमेंडमेंट को ले लीजिए,
उसके बाद जो कुछ हो रहा है इसमें कोई मेरे लिए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब जो बात करना बिल्कुल सही है। पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। मैं जनरल साहब ब्रेक लूं, वापस आता हूं। मैं ब्रेक लूं, वापस आप लोगों के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं शुरू कर लेते हैं सर आपसे। पीजे मीर साहब, मैंने आप ही से कहा था कि जो भारत वाला इशू है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब डिफरेंट तरीके से देखना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि भारत पे एतबार किया जाए, और भारत ने जो हमारे साथ मुज़ाकरात में जाने का खुद फैसला किया है और पाकिस्तान को ऑफर करवाई है कि आए मुज़ाकरात में मामला हल करते हैं। लेकिन उन्होंने दो तीन चीज़ें हैं सर, दो तीन खदशात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त भारत को ब्रीदिंग स्पेस भी तो चाहिए ना। अगर वो पाकिस्तान को अपने साथ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व करता है तो उसको बहुत मौका मिलेगा। आलमी सतह पे पिछले 2-2.5 साल में उसको तनकीद का सामना करना पड़ा है। नंबर 1, वो ब्रीथिंग स्पेस हासिल करेगा। नंबर 2, उसने कहा कि कोई तीसरा फरीक नहीं होगा, यानी कोई गारंटर मौजूद नहीं है पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात में। जब दिल करे भारत पाकिस्तान को अकेला छोड़कर मुज़ाकरात से इनकार कर सकता है और कह सकता है कि जी नहीं, हम नहीं मानते, हम बात नहीं करते। नंबर 3 सर, जो सूरत हाल आपके सामने है, ये एक तो आलमी मामलात है, दूसरा आप इसको एक और चीज़ मेरे ज़हन में भी आ जाएगी। मैं पहले आप सर इस पर तजिया दे दें, आपको लगता है कि भारत पर एतबार किया जा सकता है? देखिए, ये मैंने अमेरिकन सेनेटर से भी कईयों से बात की, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से कईयों से बात की। लंदन में तो है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, ये 2 लॉबीज हैं उधर, और डिस्कशंस होती हैं, बड़ी हेल्थी डिस्कशंस होती हैं और बड़ी सेंसिबल और रिस्पेक्टेबल डिस्कशंस होती हैं। फिर हम इस पर डिस्कशंस करते थे कश्मीर सेंटर्स के ऊपर। वो तो आपने बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश आपने कर दिया। वो तो खत्म हो गया। ठीक है, ट्रस्ट की बात जो आपने की है इमरान, ये यही कहते हैं सेनेटर्स भी और ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कि आप दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है ये दोनों ने रिजॉल्व करनी है। ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रिजॉल्व कर सकती है, ना अमेरिकन सेनेटर्स। ये भाग जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। हमने दोनों ने बैठ के इतनी लीवरेज एक दोनों को देनी है कि हम भी ट्रस्ट करें और वो हम पे भी ट्रस्ट करें। अब बात आती है इसकी पहल कहां होगी। पहल हो गई थी जनरल मुशर्रफ के वक्त के ऊपर, पहली सिंस पार्टीशन। अब उसके बाद गवर्नमेंट्स चेंज आपकी हो गई, ये एक नए पॉलिसी के साथ आए, हिंदुत्व इनका एक आया, फिर अपने अयोध्या का सिचुएशन देखी, और उसके बाद रिप्राइजल्स यहाँ से, रिपरकशंस उधर से। फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तोहमत लगा दिया कि ये जो मुंबई के अटैक्स हैं ये आपने करवाए। आपको एग्जोनरेट किया है, आपको एग्जोनरेट किया है एक इंडिपेंडेंट राइटर ने, डेविड इलियास के। भाई, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। फोरेंसिक एविडेंस के साथ हमने उसको कैपिटलाइज ही नहीं किया। तो जहां हमारा मौका मिलता है हम तो करते नहीं है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि अभी जो हिंदुस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव आया, इट इज अ गुड इनिशिएटिव, हमें उसका हाथ पकड़ना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इमरान, हम अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते। मैं अपनी पॉलिसी चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ शायद चेंज कर लूं, ये इसके साथ मेरा जो है वो आप कह लो कि जो बंधन है वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो वी हैव टू गेट ऑन द राइट पाथ, बोथ ऑफ अस, ऑन बायलैटरल एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जनरल साहब, मैं आपके पास फिर एवीएम साहब के पास जाता हूं सर। मैं कि मोमेंटम एक बना हुआ है कश्मीर में, और ये मोमेंटम बड़े लंबे अरसे के बाद बनता है। इन लोगों ने पैलेट बुलेट्स खाई हैं, बड़ी मार खाई है, अपने शोहदा को पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट के इन्होंने दफन किया है बार बार, और आलमी सतह के ऊपर कश्मीर का मसला गुज़िश्ता 2 सालों में ठीक ठाक उजागर हुआ है। ये मोमेंटम टूट जाता है अगर पाकिस्तान और भारत आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी चीज़ों में आगे निकल जाते हैं, कश्मीर को पीछे रख देते हैं, क्योंकि भारत ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि कश्मीर को हम पहले करेंगे। और ये गारंटी पाकिस्तानी भी सोर्सेज से जिनसे हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं हम भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि कश्मीर पहले होगा। बस ठीक है, हो जाएगी जब कश्मीर की बात होगी। कश्मीर कोई प्रायोरिटी नहीं होगा इन मुज़ाकरात में, इसकी खातिर आप जमा रखें, पाकिस्तान का मीडिया भी और पाकिस्तान भी, और भारत ये होने भी नहीं देगा। मोमेंटम इसका टूट जाएगा, भारत को सांस लेने का मौका मिलेगा, जिन चीजों में वो फंसा है उसमें से निकल जाएगा। और तीसरा, भारत का जो है वो जब मर्जी चाहेगा मुज़ाकरात खत्म कर देगा, कोई गारंटर तो है नहीं। आप कैसे एतबार कर सकते हैं सर? देखिए, सांप पे एतबार मैं कर सकता हूं, भारत पे एतबार जब भी जिसने भी किया है आज तक नुकसान उठाया, हमारी तारीख है ये। और आपका क्या ख्याल है, झगड़ा कश्मीर का है? कश्मीर उसकी एक वजह है जो है, तारीख इस बात की गवाह है जो मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान भारत को इस शक्ल में मौजूद
मंजूर नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हम ठीक कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आज तक मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भारत इस सिलसिले में क्यों पहल करेगा। अगर हम मुज़ाकरात पे जाएंगे तो हम भारत को क्या देने को तैयार हैं जो भारत हमारी बात मान जाएगा। ये दो दोस्तों का या दो मिसाइलों की बात नहीं है, दो मुल्कों की बात है, दो कौमों की बात है, दोनों की एक तारीख है ये। और इस वक्त जिस तरीके से भारत के ऊपर एक खास किस्म का माइंडसेट मुसलत हुआ है और ये बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं उसको, और इसके कतई नजर इसके कि चाहे वो ये बीजेपी है या कांग्रेस है, दोनों के मकासद में कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि हम पाकिस्तान में बैठकर हम इतनी बात क्यों समझ नहीं सके। मैं आपको जनवरी 1972 की बात बताना चाहता हूँ, और बुर्दवान एक रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से अगर हम बाई ट्रेन जाएं तो हमें 5 रातें और 4 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। ईस्ट बंगाल में कलकत्ता के पास एक स्टेशन है। उस वक्त जब हम कैद से मुझे वापस लेके आ रहे थे तो मुझे वहां पे निकल के जाने का एक मुसलमान फैमिली खड़ी हुई थी जो हमें देखकर रो रही थी उस वक्त। मैं 1972 जनवरी की बात कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने उस वक्त कहा था मुझसे कि आज चूंकि पाकिस्तान कमजोर पड़ गया है, ये हिंदू हमें यहाँ जीने नहीं देगा। ये वो माइंडसेट है। मैं 1972 की बात करूँ, आज उसमें कोई तब्दीली आ गई है उसमें कोई नहीं। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं हम लोग की, हम क्यों अपनी तारीख को जुटला रहे हैं इसमें। 1965 में जुल्फिकार भुट्टो जैसा जो शातिर आदमी था, वो 6 राउंड्स ऑफ डिस्कशन में स्वर्ण सिंह से कुछ नहीं ले सका। उसके बाद मुज़ाकरात हुए, हमने क्या ले लिया उनसे, भारत से। दोनों बैठ के करेंगे क्या हम दे सकते हैं भारत को जो भारत हमारी बात मानेगा इसमें। आज कश्मीर जो है अब वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए आपके पास नहीं है। जो मसला ये है, इस वक्त मामला गर्म है, नंबर 1। नंबर 2, भारत जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब चेंज कर रहा है, क्या उसने रोक दिया? तो जनरल साहब आपको लगता है कि हम भारत की मदद करेंगे अगर इस वक्त उसको मौका देंगे सांस लेने का? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, शुरू दिन से कह रहा हूँ ये हमने बहुत बड़ी गलती की है। कोर्स अमन की ख्वाहिश करना जुर्म नहीं है। अमन के लिए ख्वाहिश, अमन कोई भीख में नहीं देगा। भारत खास तौर पे अमन आपको भीख में नहीं देगा कोई। भारत के अपने मसाइल हैं। एवीएम साहब आपको लगता है कि टेबल पे बैठ के पाकिस्तान ज्यादा मुअस्सर होगा? क्योंकि हमने देखा है मैदान में कभी हम जीते कभी हम हारे, और मैदान में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर भी रही, लेकिन मेज के ऊपर हमारी कारकर्दगी जितना मैंने पढ़ा है या आप लोगों से सुना है वो कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी। टेबल के ऊपर तो भारत बहुत शातिर है। और हाँ, बदकिस्मती से 72 साल में हमने दुश्मनी करके देखा है कि हमें कश्मीर आज़ाद नहीं करा सके, और कश्मीरी अपने तौर पे खुद जंग कर रहे हैं और अपनी शहादतें दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद आज़ादी है उसको ज़िंदा रखा हुआ है। 2003 में हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमने मेक श्योर करेंगे कि हमारे बॉर्डर से कोई ऐसा फर्द उस तरफ को ना जाए जो कि आपकी कश्मीर के मामले के अंदर जाके मसाइल खड़ा करे। इसका ये मतलब नहीं था कि हम कश्मीर की पोजीशन पे अपनी लचक दिखा रहे थे। हम अभी भी यूएनएससी रेजोल्यूशंस के साथ खड़े हैं। हम आज भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि उनका हक खुद इरादियत जो है वो एक इंसानी हक है, इंसानी हकूक है। लेकिन मेरा ख्याल है एक चीज़ पे फ़र्क करना पड़ेगा। पहला फ़र्क यह है कि आया हमने भारत के साथ दुश्मनी करनी है या कश्मीरियों के लिए आसानी पैदा करनी है। यानी एक आपने सवाल करते हुए पूछा था, आपने कहा था कि हम भारत को उस मकाम पे इतना गंदा कर दिया हमने दुनिया के अंदर कि अब हमारी और कश्मीरियों की बात सुननी शुरू हो गई थी वहाँ पर। तो अब अगर हम इस मामले को हटाएंगे और उधर लेके जाएंगे तो शायद हम अपना जो एडवांटेज है उसको सीड कर देंगे। तो ये हमें फ़र्क ये करना है कि हमने भारत को गंदा करना है, भारत के साथ दुश्मनी करनी है, या हमने कश्मीर के लिए आसानी पैदा करनी है और कोई और ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जो कि आज तक सामने नहीं आ सका 72-73 साल के अंदर। हमारी सर कोई वे फॉरवर्ड देना आपके ख्याल में, कैसे हम कश्मीरियों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं भारत से बातचीत में? वही मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि एक और आपने सवाल किया कि हमें क्या यकीन है, हम कैसे एतमाद कर सकते हैं कि वो उठ के चला जाएगा बात छोड़। तो यार आप बात छोड़ के चला जाएगा तो अभी बात छोड़ के वापस आ जाएंगे। यानी आप मोमेंटम टूट जाएगा, दे तो नहीं रहे सर, वो मोमेंटम टूट जाएगा, उसको जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए वो उसको मिल जाएगी, वो अपने आप को अपने आसान बहाल कर देगा। देखिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं, भारत को 1 साल चाहिए ना। कोई ब्रीदिंग नहीं यार, आप सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखो ना। इस वक्त कश्मीरी अपनी जंग लड़ रहा है ना, और लद्दाख में हिंदुस्तान फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कश्मीरी इज नॉट गिविंग अप हिज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
वो तो आजादी की जंग लड़ता रहेगा और ना हम उसका साथ छोड़ रहे हैं। सर देखिए मैं एक लेकिन छोटी अगर सी भारत जगह मैं हमसे एक छोटी सी सर मैं एक छोटी सी जगह, मैं कश्मीरी हूँ, बांडीपुरा में मेरा घर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वहाँ बेशुमार कश्मीरियों के साथ मैं राब्ते में हूँ लगातार। वो भी इस फोन, ये अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये कश्मीर से फोन आ रहा है मुझे, ये व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपको एक चीज अर्ज करता हूँ सर छोटी सी, कि कश्मीरी मुझे बार बार ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बलबूते पे और पाकिस्तान की शय के ऊपर इस जंग को लड़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हमें, जिस दिन पाकिस्तान हमें छोड़ेगा हमारी पसली टूट जाएगी, उनको ये लगता है। बड़ा पॉपुलर नारा, इसीलिए इन्हीं नारों ने हमें मरवाया आज तक। बात यह है, इस वक्त कश्मीर की जरूरत क्या है? इस वक्त कश्मीर की जरूरत है कि उन पर जो जुल्म और जबर इस वक्त चल रहा है उसको सबसे पहले खत्म किया जाए, उनको सांस लेने दिया जाए। इस कोविड के माहौल के अंदर उनको बंद करके रख दिया उन्होंने। वो बाजार नहीं जा सकते, वो अपने बीमारियों को नहीं दिखा सकते, उनकी सारी इंटरनेट खत्म कर दिया, उनको खत्म करके रख दिया कनेक्टिविटी सारी की सारी। उनको तो इस वक्त कैद कर दिया, उनको बहाना डाल दिया कि हम फौज वहां पे 10 लाख पहले 7.5 लाख। तो सर इस बात की गारंटी है कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो वो ये सारा कुछ बहाल कर देगा, वो इंडिया की 35 से खत्म कर देगा, 370 बहाल कर देगा ऑलवेज। तो जब आपको कहा जाता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है या प्राइम मिनिस्टर कहता है कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट, उसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली यही है, वो प्राइम मिनिस्टर यही बार बार कहते हैं कि 370 को बहाल करो, 35A वाला मसला हल करो, हम बात करेंगे। लेकिन सर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट का मूड है वो ये नहीं है। पाकिस्तान का 370 का मामला नहीं है, पाकिस्तान का 35A का मामला, 35A का, ये भी हमें बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। 35A का मामला है वो। तो अगर वो कहता है मैं डेमोग्राफिक नहीं करूंगा, अगर वो ये कहता है कि ठीक है मैं कश्मीर के अंदर सुकून लेके आऊंगा, मैं वहां से अपनी फोर्सेस कुछ कम करूंगा जिस तरीके से मैंने जबर वहां पे किया हुआ है, अगर वो ये सब कुछ करता है तो पाकिस्तान मेज पे बैठने के लिए तैयार है। हम देखेंगे फिर आगे और क्या हो सकता है, पहले ये तो करें ना। आप ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए ताकि कश्मीरी सुख का सांस लें। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शहजाद चौधरी साहब, मैं चाहता हूं पहले आप अपना आर्गूमेंट कर लें मुकम्मल, फिर हम जनता के पास जाएं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मामला। आपने बात ये की, जो फाइनली हमारी बात हो रही थी, आप ये फरमा रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान को भारत के साथ डायलॉग करने चाहिए और कश्मीरियों को रिलीफ पहले मांगना चाहिए, कश्मीरियों के लिए रिलीफ। लेकिन जो हमारे तक बात पहुंची है या जो चीज़ें सामने आ रही हैं सोर्सेज से, वो ये है कि पाकिस्तान और भारत में ऐसी कोई चीज़ तय नहीं हो रही। वो कश्मीर कहीं एजेंडे पे है ज़रूर, लेकिन बहुत दूर है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत अजम्पशन है। हम जब इस तरह स्टार्ट करते हैं बात को, देखिए जब भी आप नेगोशिएशन के लिए जाते हैं या बातचीत लेके जाते हैं, अगर आप फिक्स्ड एजेंडा, फिक्स्ड पर्पस के साथ जाएंगे, यानी मैं पहले दिन जाके ये चीज़ मांगूंगा या लूंगा, तो फिर वो मुज़ाकरात आप ना ही जाएं तो उससे अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आपने जाके वहां पे कोशिश करनी है, वहां पे ट्राई करना है, देखना उसके पास क्या है, व्हाट डज ही ऑफर, उसके पास क्या प्लेट के अंदर। नेगोशिएशन है फिक्स्ड पॉइंट्स के साथ नहीं जाती। हमेशा नेगोशिएशन का मतलब होता है आपकी एक पोजीशन है, एक फॉल बैक पोजीशन है, उसकी एक पोजीशन है, उसकी फॉल बैक पोजीशन होगी, आप उसको फिर बार्टर करते हैं, देखते हैं चीजों को कैसे बात सौदा कैसे तय होता है। मेरे मन के आता है वो सौदा पूरा होता है कि नहीं होता, तो इसलिए हम अजम्पशन कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। दूसरी बात, एक चीज याद रखें कि हमें इंडिया के साथ या किसी के साथ भी बातचीत करते हुए कभी डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी शाय। उसकी वजह यह है कि वी नो एग्जैक्टली हम इंडिया से बेहतर किसी और मुल्क के साथ जंग करने के लिए हमारा निजाम तैयार नहीं है। अगर हमें कुछ पता है तो हमें पता है कि इंडिया के साथ जंग कैसे करनी है। तो अगर इंडिया भाग जाता है, ठीक बात तरीके से बात नहीं करता, हमारी दुश्मनी रीसेट दुश्मनी हो जाती है, तो देन दैट इज व्हाट वी नो। हमें तो तरीका ही वो आता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम मिक्स कर देते हैं चीजों को। दुश्मनी इंडिया के साथ 72-73 साल वाली पुरानी अपनी जगह पे मौजूद है, हमारे स्ट्रक्चर्स मौजूद है। हमने एक डिवीजन फौज वहां से अपने कश्मीर से या किसी जगह से नहीं हटाई, एक ब्रिगेड नहीं हटाया अभी तक। तो व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ? खौफ किस बात का है? एक चीज का है सर, मैं वो चीज रख देता हूं सामने, आप लोग उस पे कमेंट कर दें सर। जिस चीज का खौफ है वो भी मजबूत होकर तसल्ली के साथ जाना चाहिए, बढ़ के देखो उसके पास है क्या, लेके क्या आया है और मैं क्या दे सकता हूं उसको, अगर कुछ ठीक बात है, दलेरी के साथ जाके फेस करना चाहिए, लेकिन सेम टाइम में वो मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहिए जो बना हुआ। जनरल साहब देखें, लोहा गर्म करते हुए बहुत टाइम लगता है, चोट आप लगा के उसको 2003 से आपने लोहा गर्म करने में बहुत टाइम लगता है आपको, और चोट मारने में 1 मिनट लगता है आपको। और अगर लोहा ठंडा करने के लिए कोई आपसे टाइम मांग रहा है तो क्या आपको टाइम देना चाहिए? मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि भारत फंसा हुआ है, कहीं हम उसको हेल्प तो नहीं कर रहे, बस सिर्फ इस बात का है। ये कॉन्फिडेंस हो तो मसला ही कोई नहीं है। देखिए, 2-3 चीजें जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ सकी कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए किया क्या है अभी। अब जब कश्मीरी खुद अपनी जंग लड़ के मामलात को यहां तक ले आए हैं
और तकरीबन 9 लाख से ज्यादा फौज को लॉकडाउन किया हुआ है, तो क्या अब अगर हम ये समझते हैं कि कश्मीरियों को यहां से किसी तरीके से अगर छुड़ाना है तो किस तरीके से छुड़ाना है? मेरा अपना ख्याल ये है, और हो सकता है मैं गलत हूं, ये नहीं कि मैं अपने जो सब्जेक्टिव भी हो सकता हूं इस सिलसिले में। देखिए, भारत क्यों हमसे बात करना चाहता है? नंबर 1, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि भारत क्यों इसमें पहल करेगा। अगर भारत को पहल कर रहा है इस सिलसिले में तो कोई वजह है भारत पहल कर रहा है। क्या हमें वजह वो समझ आ गई है? क्या वो वजह इतनी मजबूत है कि जिससे पाकिस्तान को कुछ हासिल हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद के नेगोशिएशन पे आप जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमजोर है, पाकिस्तान की फौज अपनी जगह पे कायम है, मेरे फोर्स सब कुछ अपनी जगह पे कायम है, हवा अपनी जगह पे कायम है। लेकिन जब आप एक किसी चीज को तैयार करते हैं, तैयारी में बड़ा वक्त लगता है। यहाँ पे हालात को यहाँ तक आने में भारत का अपना कसूर ज्यादा है, हमारी उसमें जो कारनामे हैं बहुत कम है, कश्मीरियों की कुर्बानी बहुत ज्यादा है। अगर इस सिलसिले में बात अगर करनी है तो फिर कश्मीरियों को टेबल पे लेके आइए। पाकिस्तान ने भारत ने जो पिछले चंद सालों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने सिवाय इसके हम सो कॉल्ड अखलाकी मदद कर रहे हैं या जो भी वो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक सतह पे पाकिस्तान कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब की स्पीच के बाद से लेकर आज तक कौन सा ऐसा कारनामा पाकिस्तान ने अंजाम दे दिया है? पाकिस्तान तो अपने साथी मुझे सिर्फ एक चीज, हमारी मिनिमम डिमांड क्या होनी चाहिए? लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि 35A का मामला और कश्मीर में कर्फ्यू का खात्मा, इन मुज़ाकरात की बातचीत का आगाज हो सकता है। कम से कम ये है मिनिमम यस। इसके बगैर पाकिस्तान नेगोशिएशन टेबल पे जाएगा क्यों, मुझे बताइए। मीर साहब क्विकली, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, मैं और नवाज शरीफ हम जा रहे थे इधर छोटे जहाज में, साबर शाह की नो कॉन्फिडेंस थी। मैंने नवाज शरीफ को कहा, मैं कि यार देख, यहाँ इधर से हम भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं। तो ही सेड तू क्या करेगा? मैं कहा जी मैं बॉर्डर्स खोल दूंगा। वाई? बिकॉज जो कश्मीरीज है इधर, इंडिया जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम कहते हैं और वो हमें कहते हैं, दे डोंट वांट टू बी विद पाकिस्तान एंड दे डोंट वांट टू बी विद इंडिया। मैं आपको वो चीज, आई स्पोकन टू द एंटायर कश्मीरी लीडरशिप। ठीक बात, मीर वाइज बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर, ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो इंडिपेंडेंस अपना चाहते हैं। और नंबर 1, अगर आपने डायलॉग इंडिया से करना है ना, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपके साथ ट्रैक 1 ट्रैक 2 पे आ जाते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये इनके पास पावर ही नहीं है। पावर उनकी कांग्रेस के पास है। जब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद देन यू कम एंड टॉक। सो वी हैव टू टॉक टू द कांग्रेस, नॉट टू दिस ट्रैक 1 and 2 पीपल। चलें, ये डिबेटेबल है, इसके ऊपर बात कर, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।